नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में 16 जनवरी से शुरू होगी कोरोना के खिलाफ महाजंग। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे कोविन ऐप। 16 जनवरी से ही होगा वैक्सीनेशन का आगाज। उत्तराखंड कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर मचा बवाल। सीएम रावत के बयान से बड़ी सियासी गर्मी। पार्टी में अंदरूनी खींचतान हुई तेज। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट। वन विभाग और पशुपालन विभाग ने बनाई रणनीति। मामलों की डे टू डे मॉनिटरिंग के निर्देश। उत्तराखंड में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की हड़ताल। अधूरी पड़ी मांगों को लेकर बड़ी तकरार। हड़ताल पर प्रदेश भर के 3,500 कर्मचारी। खटीमा के चांदपुर गांव में ग्रामीणों का हंगामा। प्राथमिक स्कूल बंद करने के विरोध में उतरे ग्रामीण। कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुला स्कूल। देहरादून में पुलिस के हाथ चढ़ा बाइक चोर गिरोह। आरोपियों के पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद। हरिद्वार देहरादून में करते थे वारदात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर विधानसभा के अधिकारियों के साथ की बैठक। विधानसभा में अधिकारियों के साथ हुई बैठक। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के साथ बैठक जारी। विधानसभा में अधिकारियों के साथ सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की बैठक जारी है। एनपीए की वसूली को लेकर बैठक ले रहे हैं धन सिंह रावत। बता दें कि सचिव सहकारिता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। बता दें कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के साथ बैठक जारी है। एनपीए की वसूली को लेकर बैठक ले रहे हैं धन सिंह रावत। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, सचिव सहकारिता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां पर विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं धन सिंह रावत। देश भर में 16 जनवरी से होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इससे पहले देश भर में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन अब तक देश के कई शहरों में पहुंचाए जा चुके हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसकी शुरुआत लोकनारायण जयप्रकाश अस्पताल से शुरू होगी। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी 16 जनवरी से ही वैक्सीनेशन का आगाज होगा। क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से। खबर देहरादून से है। सीएम चेहरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग छेड़ दी है। दरअसल आगामी चुनाव में सीएम चेहरे को लेकर उनके द्वारा किए गए ट्वीट से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अपनी ही पार्टी पर उन्होंने कहीं ना कहीं उंगलियां खड़ी कर दी हैं, जिस पर सत्ता में मौजूद बीजेपी सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू किया है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने एक के बाद एक कई ट्वीट पोस्ट किए, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हरीश रावत हमारे वरिष्ठतम नेता हैं। उनका आशीर्वाद कांग्रेस को हमेशा चाहिए। प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि हैं। 2 दिन पहले ही वे साफ कह चुके हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथुला का कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत हो चुकी है, इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस सिर्फ बातें करना जानती है और सत्ता के ख्वाब देख सकती है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, उनके प्रभारी क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आकर के उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं और उनको सुर्खियों में बने रहने की आदत सी हो गई है। इसलिए जब भी आप देखेंगे सोशल मीडिया में इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। कभी वो किसी नेता के ऊपर कुछ लिखते हैं अपनी ही पार्टी के, कभी वो अपनी ही पार्टी के सरकार जब चल रही होती है उसके लिए हर की पैड़ी पर प्रदर्शन करने चले जाते हैं। इल्ज़ाम पर हमको कुछ नहीं कहना और ना हमें उनके इल्ज़ाम पर परवाह है। जहाँ तक चेहरे का सवाल है, देखिए पार्टी में जो हमारे प्रभारी होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि होते हैं। वो सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं, हाईकमान के प्रतिनिधि हैं, और उनकी जो बात कही भी होती है वो आखिरी बात होती है, इट इज़ द लास्ट वर्ड। उसमें कोई भी अगर संशोधन होना होता है तो सीडब्ल्यूसी कर सकती है, सोनिया जी कर सकती हैं, हाईकमान कर सकता है, प्रीतम सिंह जी या हम लोग तो नहीं कर सकते। खबर डोईवाला से है। यहाँ पर 16 जनवरी से राज्य के सभी 13 जिलों में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। जानकारी के अनुसार स्टेट कोऑर्डिनेटर कुलदीप मर्तोलिया ने बताया
कि 1,13,000 डोज वैक्सीन उत्तराखंड पहुंच चुकी है, जो कि टीकाकरण के लिए देहरादून में सीएमओ ऑफिस भेज दी गई हैं। खबर सितारगंज से, जहां पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में बिस्टी रोड पर एकत्रित होकर लोहड़ी के पावन पर्व पर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। मुख्य चौक पर पहुंचकर किसानों के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाई गई और विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सितारगंज के उपजिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर किसान विरोधी कानूनों को वापस करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है। इस काला कानून को वापस ले लें और देश के प्रधानमंत्री जी इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो हजारों लाखों किसान भाई 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेगा और उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी होंगे। इसलिए आज किसान भूखा प्यासा आज अपनी मांग के लिए चौराहों पे पड़ा है। खबर रुड़की से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आज प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आगामी 23 जनवरी को भारी लश्कर के साथ गवर्नर हाउस का घेराव कर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून का विरोध जताया जाएगा। किसानों ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा कृषि कानून के आदेशों से वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपने ही लोगों के द्वारा बनाई गई कमेटी को खड़ा कर दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जो भी दिल्ली से ऐलान होगा, ये सबसे बड़ी जंग जो देश दुनिया में विख्यात होगी। इतना बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं और ये दिल्ली से जो ऐलान होगा हम उसी का फॉलो करेंगे। हम रात दिल्ली से आए और हमें कहा कि आप 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर और गवर्नर हाउस घेरो, ताकि यहाँ के सरकार को देश की प्रदेश की सरकारों को सुभाष चंद्र बोस के आदर्श याद आ जाए। कृषि कानून को लेकर किसानों के आंदोलन को आम आदमी पार्टी का समर्थन लगातार मिल रहा है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने एक दिवसीय उपवास भी रखा। वहीं बीते 30 दिनों से नंगे पांव रहकर रविंद्र आनंद किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब तक किसान बॉर्डर पर तैनात रहेंगे तब तक वह नंगे पांव रहेंगे और हर कार्यक्रम में नंगे पांव ही शिरकत करेंगे। साथ ही इस दौरान मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग ने कहा कि जब तीनों कानूनों को संसद में पास किया जा चुका है तो उसमें स्टे ऑर्डर कैसे मिल सकता है। किसानों के लिए जो हमारे अन्नदाता हैं उनके लिए बहुत हिम्मत देने वाली बात है। 30 दिनों किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं नंगे पांव चलूंगा, नंगे पैर रहूंगा हर कार्यक्रम में, हर जगह मैं नंगे पैर जा रहा हूं। और ये जो सबसे दुख की बात यह है कि जो भारत वर्ष जिसकी हम बात करते हैं, जो किसानों का देश है, जहां पर सबसे ज्यादा किसान है और जहां के हर क्षेत्र में किसान खेती करता है, उस देश में किसानों की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों के हित में काम करूंगा। मेरे 130 करोड़ भारतीय मेरे भाई बहन हैं, तो क्या सरहद पे बैठे हुए वो 2-4 लोग जो बैठे हैं वो आपके भाई बहन नहीं है? स्टे ऑर्डर मिला है। स्टे ऑर्डर हो ही नहीं सकता था पहले। अगर मैं लीगल बात करूं, आपने कानून बना दिए, 3 कानून बना के पार्लियामेंट ने पास कर दिया अपनी तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट उसको विड्रॉल करेगा क्या? और उन कानून में स्टे कैसे हो सकता है? और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि स्टे नहीं हो सकता है। लेकिन इस तरह के किसी मुद्दे पे वो संज्ञान ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपने संज्ञान ले भी लिया अगर इस मुद्दे पे कि हम इसको थोड़ी देर के लिए इसमें रोक लगा देते हैं, लेकिन रोक लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता है।
सरोवर नगरी नैनीताल में पानी के बिलों में अनियमितताओं को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ आम नागरिकों में नैनीताल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता से वार्ता कर उन्हें मात्रा से ज्यादा आ रहे नागरिकों के पानी के बिलों से अवगत कराया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह का कहना है कि वे कई बार पानी के बिलों में अनियमितताओं को लेकर जल संस्थान से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस संबंध में जल संस्थान द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। कनेक्शन काटने के लिए ये सागर भाई के हैं। मैंने पहले सागर भाई का ये हमने ऐसा है, हम ये पानी के जो बड़े हुए बिल आ रहे हैं, एडीबी ने जो मीटर लगाए हैं तब से ये जनता को बहुत परेशानी हो रही है। एक साल से हम व्यक्तिगत कितनों के बिल ला के इनके वहाँ दे रहे हैं, इनमें से एक दो बिलों को ये सही कर दे रहे हैं, बाकी बिलों को वो ऐसी पेंडिंग में डाल दे रहे हैं, जिससे जनता का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और हमने आज आखिरी अल्टीमेटम दे दिया, संगठन में ऊपर बात करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि देखिए, बिल अधिक और कम की बात नहीं है, वो तो किसी का अगर बिल जो आ रहा है तो किसी मेजरमेंट से अगर वो जो मीटर चल रहे हैं उससे आ रहे हैं, उस पर अगर किसी भी जैसे भी एक सज्जन आए थे, उनकी शिकायत थी, उनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अभी जांच में ये अभी तथ्य पता चला है कि उनके यहाँ कई किराए जा रहे हैं। हालांकि उसके लिए मैंने अभी इनको सहायक अभियंता को निर्देशित कर दिया है कि स्थलीय निरीक्षण करके पूरी पुष्टि उसकी करें कि अगर किसी के यहाँ ज़्यादा किराया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका बिल ज़्यादा आएगा, उसका पानी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो उसका बिल ज़्यादा आएगा। यदि किसी का त्रुटिपूर्ण बिल है तो उसका संशोधन विभाग करेगा। रानीखेत में चौबटिया के उद्यान निदेशालय को शिफ्ट करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि निदेशालय में अधिकारियों के नहीं बैठने का मामला तूल पकड़ने लगा है। संयुक्त उद्यान कार्मिक संगठन उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने निदेशालय को शिफ्ट करने को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर ऐसे प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की है। कर्मचारियों ने कहा कि कुछ अदूरदर्शी और निजी स्वार्थों में लिप्त अधिकारियों ने इस तरह के प्रस्ताव बनाकर सरकार की छवि धूमिल की है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करने की भी मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्लास 1 के 4 अधिकारी निदेशालय से तनख्वाह लेकर अपनी सुविधा अनुसार देहरादून में बैठ रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर हैं, हमारे डिप्टी हैं, और वो यहाँ सालों तक देखने नहीं आए। डिप्टी जो हैं उन लोगों ने यहाँ निदेशालय का मुंह नहीं देखा आज तक, और जबकि उनका वेतन यहाँ से निकलता है। इसलिए हमारा विरोध रहेगा, जब तक ये लोग नहीं बैठेंगे यहाँ हमारा बिल्कुल विरोध रहेगा। यही लोग, जिन लोगों की यहाँ से सैलरी निकलती है, इन्हीं लोगों द्वारा ये प्रस्ताव निदेशक महोदय को भी गुमराह करने का प्रयास किया गया। हमारे द्वारा उसमें स्थायी निदेशक की भी मांग की गई। डोईवाला में निःशुल्क आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार, निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा उत्तराखंड के डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत, नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा बनवाल के साथ तमाम लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर शिविर में पहुंचे तमाम लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराकर आयुर्वेद कैंप का लाभ उठाया। सीएम के ओएसडी धीरेन्द्र पवार ने आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसकी महत्ता बताई। तो आयुर्वेद एवं यूनानी सेवा के निदेशक डॉक्टर यतेंद्र सिंह रावत ने यूनानी चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा को कोरोना काल में बेहद महत्वपूर्ण चिकित्सा बताते हुए बताया कि इसके लाभ गिनाए और कहा कि आयुर्वेद से कभी भी नुकसान नहीं हुआ। आजकल आयुर्वेदिक चिकित्सा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट तो कुछ है नहीं। टीका अभी आप कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या उसका इफेक्ट आता है, क्या रिजल्ट है। और आपने देखा होगा पीछे हमारे आयुर्वेदिक काढ़े की और आयुर्वेदिक औषधियों की कितनी डिमांड। ये देखने में आ रहा है कि जो पेशेंट एलोपैथिक से इलाज कराते थे उसकी दवाइयों से साइड इफेक्ट होते थे, मगर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद से जो अपना इलाज करा रहे हैं निश्चित रूप से उसका फायदा तो होगा ही। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नारी की सुरक्षा, उसका सम्मान, स्वावलंबन योगी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे
पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन शक्ति की सौगात दी गई है, जिसके तहत प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। यहाँ की सरकार हमारे महिला सशक्तिकरण को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। जगह जगह पेट्रोलिंग होती है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर हैं जो हमेशा अवेलेबल हो जाते हैं। रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए राज्य में 1 करोड़ महिलाएं, 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं अब तक 5,21,000 से ज्यादा बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल चुका है। साथ ही 32,22,000 से ज्यादा लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हितकारी साबित हुई है। सरकार द्वारा स्टार्टर में हमें 15,000 का फंड मिला RF का, जिसकी वजह से हमने सोचा हम थोड़ा बहुत बिजनेस भी करें। जब से समूह में आए हैं, सरकार की नीतियों के कारण हम लोग बाहर निकलना शुरू किए तो वो झिझक खत्म हो गई। योगी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ गांव से लेकर शहर तक उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल जिला मुख्यालय के नैना रेंज पंगुट में 1.5 किलोमीटर लंबे रोपवे निर्माण सर्वेक्षण की पहुंची वन विभाग, बिजली विभाग, जल संस्थान के अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद रोपवे सर्वेक्षण के लिए पहुंची टीम को बिना सर्वे के ही वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों की माने तो इको फॉर लिमिटेड के मनोज कुमार को व्यक्तिगत फायदे के लिए सरकार द्वारा 1.5 किलोमीटर रोपवे बनाने के लिए अनुमति दी गई है। इस रोपवे के निर्माण में लगभग 250 बाज के हरे पेड़ काटे जाने हैं, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने रोपवे सर्वेक्षण टीम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर बांज के पेड़ नहीं कटने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि रोपवे निर्माण के लिए ग्राम सभा द्वारा रोपवे बनाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। हाँ जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग द्वारा एक व्यक्ति विशेष को रोपवे के लिए जमीन आवंटित की जा रही है रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बहुमूल्य हरे पेड़ों का कटान हो रहा है। और हम जिला प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं कि इस कार्रवाई को रोके जाएं। इसमें किसी भी ग्रामीणों का समर्थन नहीं है और न ही किसी ग्राम सभा या ग्रामवासी से इसमें प्रस्ताव पारित कराया गया है। कुंभ के पहले स्नान की तैयारी में जाल अक्सर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरे प्रदेशों से आने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बाया अक्सर होकर ही हरिद्वार बैरागी कैंप पार्किंग जाना होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। महाकुंभ को लेकर प्रशासनिक अमला भी सतर्क हो चुका है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रूट डाइवर्ट योजना पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है, जिससे कि यात्रियों को जाम की समस्या से ना जूझना पड़े। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन महाकुंभ पर श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी से जूझना पड़े ना पड़े, इसके लिए कितना खरा उतर पाता है। हम मौजूद हैं लक्सर रोड की तिराहे पर, क्योंकि कल होने वाले उत्तराखंड में महाकुंभ के तैयारियों को लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं सतर्क है। हम आपको बताएंगे कि प्रशासन द्वारा जो रूट डाइवर्ट किया गया है श्रद्धालुओं के लिए, वो यही लक्सर रोड की रोड है। हमें अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं जरा दूसरे प्रदेशों जो प्रदेश हैं, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा प्रदेश से काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जो है हरिद्वार पहुंचेंगे। वो लक्सर वाया होकर ही हरिद्वार पहुंचेंगे, जबकि पुरकाजी से आने वाले जो श्रद्धालु है वो भी, मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, ये वही रूट है। लक्सर पुरकाजी जो रोड है वो इसी रूट से जो है जो पुरकाजी से श्रद्धालु जो आएंगे वो पहुँचेंगे। अभी प्रशासन कहीं ना कहीं कल की तैयारियों को लेकर सतर्क है। हालांकि लक्सर रोड की जो रोड है वो इस समय जो है जर्जर हालत में है। उस पर जो है लोक निर्माण विभाग ने कोई भी अपनी सुध नहीं ली है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस पर कब सुध लेता है और आने वाले कुंभ के दौरान प्रशासन कितना खरा उतर पाता है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खटीमा चांदपुर गांव में 2 साल से कम संख्या के चौथे प्राथमिक स्कूल बंद करने पर अब ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना काल की वजह से भले ही स्कूल अभी बंद है, लेकिन 3 किलोमीटर दूर दिया गांव में उनके बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा सकते। किसी परिवार का बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो दूरी की वजह से परेशान है। वहीं गांव में प्राथमिक स्कूल बंद होने पर जनहित याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा चांदपुर गांव में स्कूल दोबारा नहीं खोलने का आरोप लगा रहे हैं।
से बंद है स्कूल आपका? 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए। कि 2 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अब ये लोग सब चाह रहे हैं स्कूल हो, उसके बाद जो भी ये शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की हटकर्मिता के तहत ये किया जा रहा है। जबकि मैंने जनहित याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में लगा दी थी, जिसमें बिल्कुल उसमें उनकी बात को रोक लिया था और फिर उन्हें खारिज करने की बात उनकी बात को खारिज कर दिया। ये तो कोर्ट की अवहेलना का मामला है। मैं यथाशीघ्र ही नैनीताल हाईकोर्ट में अवहेलना का केस दायर करूंगा। हम अपनो स्कूल हम यहीं चलाने हैं और हम बच्चा के उधर पढ़ा रहे हैं, हमें परेशानी है। हम कब तक भैया बच्चन के लेन जाएं आए, और हमारी खेती आएगी तो हम कब छोड़ सकते हैं उनके और कब ला सकते हैं उनके? कोई हमें टाइम थो नहीं हुआ है। तासे हमारे बच्चा यहीं होना जरूरी है, हमारे स्कूल यहीं खुल जाए। खबर रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से, जहां दहेज की मांग करने और घर से बाहर निकालकर फोन पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। महिला ने पति के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि पति ने घर से भगाने के बाद उसे मोबाइल फोन पर कॉल करके 3 तलाक दे दिया। मामले की कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामला पंजीकृत हुआ है 15/21। इसमें वादिनी ने तहरीर दी थी कि उसके पति द्वारा उसको धमकी दी जा रही है और दूसरे शादी करने के लिए उसको तलाक दे दिया गया। तो इसी में वादिनी की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना जारी है। खबर रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से, जहां पर दुकानदारों को नाबालिगों से दुकान पर काम कराना महंगा पड़ गया। श्रम विभाग द्वारा 6 दुकानदारों के खिलाफ कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। दरअसल 2 दिन पूर्व श्रम विभाग को मिली शिकायत के अनुसार रुद्रपुर के बाजार में नाबालिगों से दुकानों में कार्य कराया जा रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा संयुक्त रूप से बाजार में छापेमारी की गई। इसमें कल श्रम विभाग द्वारा पुलिस सहायता मांगी गई थी और इसमें संयुक्त रूप से उनके द्वारा चेकिंग की गई। तो उसमें 6 बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के थे वो पाए गए काम करते। तो उन जिन दुकानों पर मिले उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें भी विवेचना जारी है। खबर रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से, जहां जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित पुलिस कार्यालय के कंप्यूटर से डेटा चोरी होने का मामला सामने आया है। डेटा चोरी होने के मामले को एसएसपी दलीप कुंवर ने पूरे मामले की जांच एसपी क्राइम को सौंपी है। साथ ही 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश जारी किए। खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने 2 चोरों को 12 मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा है, जिसकी जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि थाना पटेल नगर पुलिस को यह सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि दोनों चोरों के पास से 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसमें से 5 मोटरसाइकिल देहरादून से चोरी हुई थी। बाकी गाड़ियां अन्य जनपद से चोरी की गई। बाइक चोर सिर्फ स्प्लेंडर बाइक की ही चोरी किया करते थे और दोनों चोर जनपद हरिद्वार के रहने वाले हैं। और इनका जो मोटरसाइकिल चुराने का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो ये सिक्योरिटी सिस्टम है, सबसे कमजोर है, आसानी से किसी भी चार्ज से मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो हमारे जनपद से चोरी हुई। और आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी होती रहती हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में और पुलिस भी लगातार इनके पकड़ने के लिए प्रयासरत रहती है। तो इस प्रयासों की कड़ी में एक सफलता आज पटेल नगर पुलिस को हासिल हुई है। यद्यपि इसमें अन्य थाना पुलिस जैसे कोतवाली पुलिस वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन जो क्रैक अल्टीमेटली हो पाया वो पटेल नगर पुलिस से हो पाया और इसमें 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें से 5 मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिनकी चोरी जनपद देहरादून से ही हुई थी और 7 अन्य जनपदों से, विशेष रूप से हरिद्वार जनपदों से चोरी की गई हैं। कोटवा नगर निगम क्षेत्र के बाल भारती स्कूल के समीप उमराव नगर स्थित एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने राजकीय बेस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। वहीं वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि दोनों युवक उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर के मंदावत थाने के ग्राम करीमपुर के रहने वाले हैं। एक युवक के सर पर बहुत गहरी चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। फरार ट्रैक्टर वाले की तलाश की जा रही। कोटद्वार की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
आपको बता दें कि ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। नगर निगम क्षेत्र के बाल भारती स्कूल के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तेज रफ्तार का ट्रैक्टर कहर यहाँ पर देखने को मिला। बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। आपको बता दें कि मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दूसरे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कोटद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला। नगर के बीच में बाल भारती स्कूल के गेट के लगभग सामने मोटरसाइकिल में एक मनोज कुमार अपने भांजे राजा के साथ किशनपुरी से दुर्गापुरी की तरफ आ रहे थे, तो उनको किसी शायद संभवतः किसी ट्रैक्टर ने या डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे कि मनोज कुमार की तो मौके पे ही मौत हो गई थी। उनके सर में चोट लग गया। अगर ये संभवतः ये भी है कि अगर हेलमेट पहने होते तो क्या पता इनकी जान बच जाती। और इनका भांजा जो राजा वो घायल है, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया था। बॉडी को भी बाद में हम लोग हॉस्पिटल ले आए थे, मोटरसाइकिल भी ले आए थे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।